तो ये पढ़ चुके थे क्या ये वाला फंडामेंटल क्वांटिटी, या जस्ट स्टार्ट कर रहे थे? स्टार्ट कर रहे थे। स्टार्ट कर रहे थे, ठीक 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 है बेटा। तो हम लोगों ने बात करी थी टाइप ऑफ क्वांटिटीज की, है ना, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। चलो एक बार पहले दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था यूनिट एंड डायमेंशन से, ठीक। तो इसमें बात करी थी कि यूनिट क्या होता है, जिसमें बात करी थी कि सर मेजरमेंट होगा, यूनिट विल बी सम स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, ऐसी कुछ बातें हुई थी। फिर डायमेंशंस की बात करने वाले थे, ठीक। फिर हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी देखी कि दैट हैज टू बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा कि किसी लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड को वो डिस्क्राइब करे, तो ऐसी कोई क्वांटिटी होगी उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। फिर हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और एक यूनिट होगा। फिर उसी के कुछ हमने एग्जांपल देखे थे, यहाँ लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, अलग अलग यूनिट, अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके बाद हमने देखा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई, ये सब देखा था, ठीक। और यूनिट की फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ी थी। यूनिट की फॉर्मल डेफिनेशन मतलब कि इट इन्वॉल्व्स कंपैरिजन होगा, यूनिट के साथ कंपैरिजन करेंगे ड्यूरिंग मेजरमेंट, ठीक। उसके अलावा यूनिट क्या है, सर्टेन बेसिक वैल्यू है मेजरमेंट के लिए, आर्बिट्रेरली चोजन, रैंडमली चोजन है, और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, कि हमने एक बार बोल दिया और फिर सबने मान लिया और वही चला आ रहा है, ये देखा था, ठीक। फिर बात करी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की, कि फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ टाइप होंगे, पी क्यू इक्वल्स टू एन टाइम्स यू, ये तो बात हो गई थी। लेकिन अब इसके भी टाइप्स होंगे। नंबर वन हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिर आप लोगों ने बताया कि सर 7 होती हैं और उनके आपने कुछ कुछ नाम बताए, ठीक है। अब हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो पहली जो है इसमें लाइक फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर आप लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, राइट। द क्वांटिटीज which are independent of all other quantities and do not require the help of any other physical quantity for their definition, यही है, ठीक है। तो क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, अदर क्वांटिटीज, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज एंड दे डू नॉट रिक्वायर द हेल्प ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर डेफिनेशन। तो दोनों सेम ही बात हुई ना, यहाँ तक मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज, उसी बात को दूसरे शब्दों में बोल दिया कि दे डू नॉट रिक्वायर हेल्प ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर डेफिनेशन, यानी कि उनको अपने अलावा किसी और फिजिकल क्वांटिटी की मदद नहीं चाहिए फॉर देयर डेफिनेशन। देखो पहला ले लेते हैं लेंथ। क्या लेंथ को डिफाइन करने के लिए हमें लेंथ के अलावा किसी और चीज की जरूरत है क्या? नो सर। नहीं है ना बेटा। देखो लेंथ को स्पेसिफाई करने के लिए लेंथ ही पर्याप्त है, यानी हम बोलेंगे सर मीटर, ठीक है। अब लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, है ना, लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ आइदर ऑफ दीज रिमेनिंग 6 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये सारे इंडिपेंडेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और इसीलिए इनको फंडामेंटल बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, इसीलिए फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक, है ना। पहले हम बेसिक की बात करते हैं, उस बेसिक के ऊपर बिल्ड अपॉन करते हैं अपने थ्योरी को, अपनी लर्निंग को। तो जो बेसिक है, द डेटम, इसके ऊपर हम जो नींव बोलेंगे, द नींव ऑफ या द बेसिक ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, उनको बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। प्रॉपर्टी यही रहेगी, दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे डू नॉट रिक्वायर हेल्प ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर डेफिनेशन, राइट। चलो अब इसमें देखो कुछ कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी इस टेबल में। 7 तो ये क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो लेंथ, मास, टाइम सबको पता है। इलेक्ट्रिक करंट हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे, बाकी इलेक्ट्रिक करंट वही होता है जो वायर में अपन करंट बोलते हैं, कि वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो उनके फ्लो को स्पेसिफाई करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मास के मोशन से वेलोसिटी आती है, ऐसे ही चार्ज के मोशन से इलेक्ट्रिक करंट आता है, ठीक। टेम्परेचर सबको पता है, टेम्परेचर क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, एवोगैड्रो, राइट। 6.022 into 10 to the power 22 या 23 कितना होता है बेटा?
बताओ। 22 6.022 into 10 to the power 23 23। यस सर अरे यार, ये मेरे पेन को क्या हो जा रहा है आज, पहले भी हाँ 6.022 into 10 to the power 23 वाट। क्या लिखूं? आर्टिकल्स एंटिटीज, एंटिटीज या आर्टिकल्स है ना, कुछ भी हो सकते हैं, एटम मॉलिक्यूल कुछ भी, यानी गिनती है, ये सिर्फ एक नंबर है। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने नंबर ऑफ को क्या बोलेंगे? 1 मोल। ठीक, होगी बात। तो ये हो गया क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, उसके बाद आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या क्या होगी? जैसे बोल लूं मैं आपको कि आपके फोन की डिस्प्ले है, वो ब्राइट, ज्यादा ब्राइट भी हो सकती है, थोड़ी डिम भी कर सकते हो उसको, या अल्ट्रा डिम भी कर सकते हो, राइट। तो कुछ ऐसी पैरामीटर होगा, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसको हम यूज करके एक नंबर प्रोवाइड कर सके ब्राइटनेस को, राइट, कि कितनी रोशनी है, कितना प्रकाश है। अगर उस नंबर दे सकें तो उसको बोलेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और उसका यूनिट जो है वो है कैंडेला। ठीक है, सीडी। जैसे लेंथ का मीटर है, ऐसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है। मीटर को एम से स्पेसिफाई करते हैं, कैंडेला को सीडी से करते हैं, राइट। सिंपल है। ओके ठीक है बेटा, चलो हाँ। तो ये आया। अब ये 5 फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। इसके बाद देखो, एक चीज होती है डायमेंशन, राइट। तो डायमेंशन अभी के लिए ये ध्यान रख लो कि सर लेंथ का डायमेंशन एल है, और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो, हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। ये चीज याद रख लो। ऐसे मास के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में एम, टाइम के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में टी, करंट के लिए आई, ये ऐसे के। ठीक है, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है, राइट। चलो, यहां तक किसी को समझ नहीं आया तो बताओ। दीक्षा, दीक्षा। यस सर समझ आ गया यस सर बेटा आ रहा है बेटा समझ? यस थोड़ा सर स्लो कर यस सकते हैं सर अगर। फास्ट जैसा कुछ है नहीं, मतलब ये सिंपल सी चीज है, जितना आपको सुन के समझ आए उतना ही ठीक है, उतना ही जरूरत है। मीनाक्षी, बोल रहे हो क्या? ठीक है। अब दीक्षा आप ये डेफिनेशन पढ़ो डिराइव्ड क्वांटिटीज की। The physical quantities that can be derived by suitable multiplication or division of different powers of fundamental quantities. ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज भी फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं, है ना। फिजिकल क्वांटिटी मतलब ये, और दूसरा दे शुड डिस्क्राइब सम फिजिकल लॉ, यानी दे शुड डिस्क्राइब सम लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, राइट। तो ये दोनों चीजें होंगी। उसके बाद इसके अंदर स्पेशलिटी क्या है कि दे आर डिराइव्ड बाय सुटेबल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से ही ये बनेगी। मोटे मोटे शब्दों में ये बोल सकते हैं ना कि विद सम कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज वी कैन ऑब्टेन डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब वो कॉम्बिनेशंस कहाँ से आएंगे? बाय मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड और डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन के साथ डिवीजन भी हो सकता है, या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं, राइट। सुनो अब, फर्स्ट एग्जांपल मान लो एरिया। तो एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है? बताओ। है। है क्या यस क्या सर क्या यस सर एरिया को हम ऐसे लिख सकते हैं? 4 मीटर स्क्वायर। लिख दिया। तो यस सर यस न्यूमेरिकल सर वैल्यू और यूनिट आ गए डेफिनेशन में। प्लस एरिया क्या एक फिजिकल लॉ को स्पेसिफाई करता है, या सम एट्रीब्यूट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड को स्पेसिफाई करता है? करता ही है यार, कि फिजिकल वर्ल्ड है। फिजिकल वर्ल्ड मतलब एनी वर्ल्ड दैट कैन बी परसीव्ड बाय आवर 5 सेंसेस। उसके किसी एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करता है, बिल्कुल करता है। जैसे डिस्प्ले है ये, जहां भी ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस डिस्प्ले पे कुछ कुछ चीज है जहां पे मैं शेडिंग कर रहा हूँ, उसको एरिया बोलेंगे। तो एरिया इज द प्रॉपर्टी ना, एरिया एक ऐसी चीज होगी जो फिजिकल वर्ल्ड के किसी एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई कर रहा है। तो नो डाउट इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। अब ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हुई? इज इट अ डिराइव्ड और फंडामेंटल? Since it is not in
these 7 fundamental quantities, तो intuitively हम सीधा बोलेंगे कि it's a derived physical quantity, right? अब देखो derived कैसे है, ये हमें पता है कि एरिया इज लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ। लेंथ का डायमेंशन मीटर में आएगा और ब्रेड्थ का ये भी मीटर में आएगा, अगर हम ऐसा यूनिट्स की बात करें। अब यूनिट है मीटर मीटर। अब डायमेंशन लिखे तो जैसे हमने पिछले टेबल में देखा था, डायमेंशन क्या था लेंथ का, एल, एल इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, है ना। ये देखो घबराना नहीं है, अगर किसी ने ये चैप्टर नहीं किया है 11th में तो कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशन का मतलब सिर्फ ये है कि लेंथ पे डिपेंड करता है या नहीं करता, ठीक है। तो लेंथ पे डिपेंड ही करती है डायरेक्टली, तो एल लिख दिया। ब्रेड्थ भी लेंथ ही है तो एल लिख दिया, ठीक है। बीच में मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर है। अब अगर डायमेंशन लिखना है एरिया का तो हमें पता है कि यूनिट तो मीटर स्क्वायर है, बट अगर डायमेंशन लिखने लगे तो एल टाइम्स एल, तो एल टू द पावर 2 यानी L2, ये हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट लगाना ये कन्वेंशनल नियम है। इसके बाद इसी को कहीं कहीं ये भी लिखा मिल सकता है M0 L2 T0, यानी कि M0 L2 T0। इसका मतलब हुआ कि एरिया डिपेंड्स अपॉन, एरिया एरिया जो है वो मास पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करेगा, नहीं करता सर। नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मास के ऊपर पावर 0 है, यानी कि मास के इंडिपेंडेंट है एरिया। टाइम पे 0 है, यानी कि टाइम के भी इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने लिखा कि दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, तो एरिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास and independent of time, but it depends upon the dimensions of length and to the power of 2, यानी कि दो डायमेंशंस में लेंथ पे डिपेंड करता है, दो डायमेंशंस में। L2 का मतलब है दो डायमेंशन में। कैसे? ये जो एरिया था इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, दिस इज एन एक्स एक्सिस, दिस इज ए वाई एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारी रीडिंग्स होंगी नंबर लाइन सी होती है ना बेटा, एक्स एक्सिस इज ए नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, एंड वाई एक्सिस इज आल्सो नंबर लाइन बट इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक। तो अब देखो, तो अगर नंबर लाइन थी तो नंबर ही हम काउंट कर रहे हैं, लेंथ ही ले रहे, तो एक सिंगल डायमेंशन हुआ अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा लेंथ का डायमेंशन हुआ अलोंग वाई एक्सिस। तो एरिया तो प्लेन पे डिफाइन होता है ना, अगर एक्स वाई एक्सिस से एक प्लेन डिफाइन हुआ हमारा तो उस प्लेन पे ही हम एरिया ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। तो इसका डिपेंडेंस क्या हुआ ऑन लेंथ, इट्स डिपेंडेंस इज अप टू पावर 2, यानी कि दो लेंथ के डायमेंशन चाहिए एरिया को डिफाइन करने के लिए। तो ये तो हमारा स्क्वायर हो गया। अगर इसी की जगह कोई रैंडम शेप रहा होता, ऐसे आर्बिट्ररी रैंडम शेप, तो क्या करते, तो हमें लेंथ ब्रेड्थ नहीं मिलता, बट फिर भी हम बोल सकते हैं क्योंकि सर हम इसको प्लेन ऑफ पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये लेंथ के ऊपर दो डायमेंशन में डिपेंड करेगा। क्यों? देखो इंटीग्रेशन का यही तो कंसेप्ट है कि छोटे 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 स्क्वायर्स लेंगे और उससे ये बड़ा स्क्वायर बना लेंगे एक साथ जोड़ जोड़ के। तो अगर एक ही पर्टिकुलर ये छोटा वाला स्क्वायर तो डिपेंड करेगा ना, इधर लेंथ आएगी इधर ब्रेड्थ आ जाएगी, तो L2, है ना। तो इनको अगर हम जोड़ते जाएं तो बन गया ना बड़ा स्क्वायर, तो ये चीज है। ओके, अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उनसे आपको पता चलेगा कि डिपेंडेंस है या नहीं है, ठीक। फिर बात करेंगे, इसको हटा देते हैं इधर से, ठीक है। देखो बेटा, अब मैं पूछता हूं कि नंबर ऑफ डायमेंशंस कितने हो सकते हैं, कितने डायमेंशंस हो सकते हैं बताओ। 1D 2D 3D, ऐसे कितने डायमेंशन हो सकते हैं? 3D 3D, ठीक है। साक्षी आप बताओगे? ठीक है, शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है, ठीक है। एक पॉइंट है, ये कितने डायमेंशन है? जो बात है क्लियर बोल। सर 3 पॉइंट पॉइंट बेटा, पॉइंट जीरो डायमेंशन। पॉइंट हो गया जीरो डायमेंशन, लाइन और लाइन सेगमेंट हो गए 1 डायमेंशन, एरिया हो गया 2 डायमेंशन। ये हम लेंथ के टर्म्स में बात कर रहे हैं, अगर लेंथ के, यानी कि ये है L0। पॉइंट क्या है? पॉइंट हुआ L0, लाइन सेगमेंट हुआ L1, एरिया हुआ
L2, L2, ठीक है। वॉल्यूम हुआ L3, L3, ठीक है। तो अब लेंथ के तो तीनों डायमेंशन हो गए कवर, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्या होगा? नो नहीं होगा। नहीं होगा ना, नहीं होगा, कन्वेंशनली नहीं होगा, ठीक है। यूट्यूब पे कुछ कुछ वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे आपको 4D का भी इमेजिन कराएंगे, बट कन्वेंशनल कैलकुलेशंस में या जनरल हमारी लर्निंग में L3 ही होगा। तो आप बिल्कुल सही थे कि सर 3 डायमेंशन होंगे, बट ये सिर्फ लेंथ में होंगे बेटा, ठीक। अगर मैं आपको बोलूं इसके आगे क्या बोलूं, ठीक है, वॉल्यूम आ गया ना, 3 डायमेंशन लेंथ मतलब दिस इज अ वॉल्यूम, क्यूबिकल वॉल्यूम। अब मैं बोल दूं कि बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम फ्लो रेट। अगर देखो यहाँ पे वॉल्यूम का फ्लो रेट की बात करें, ये एक टैप है, इसमें से वाटर नीचे गिर रहा है, ठीक। अब ये टैप है, इसमें से जो वाटर नीचे गिर रहा है, इसका कुछ होगा यूनिट मीटर क्यूब पर सेकंड, कि सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड या वाटर विल बी ड्रेनिंग आउट ऑफ दिस टैप। तो बताओ इसमें इसका डायमेंशन क्या है, जो वॉल्यूम फ्लो रेट का है। एक एक डॉट लगा देंगे वॉल्यूम फ्लो रेट पे, इसका यूनिट होगा मीटर क्यूब पर सेकंड, तो डायमेंशन क्या होगा? 3, L3 T-1 हुआ ना बेटा। देखो इसको अगर करेंगे तो ऊपर तो L3 आ गया और नीचे क्या आया? T। इस T को जब हम ऊपर ले गए तो माइनस की पावर में चला गया, यानी कि L3 T-1 हो गया, है ना। ये जिसको समझ नहीं आया स्टेप, ये हाथ है, हाथ ऊपर करेंगे, हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। आपको वॉल्यूम फ्लो रेट समझ नहीं आया, ठीक है। वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब क्या, आप घर पे टैप खोलते हो तो उसमें कुछ पानी निकलता है ना, तो सपोज करो उसमें एक फ्लो रेट है ना, फिक्स है ना, कि यार इतनी देर में इतना ही पानी निकलेगा। तो उसको हम स्पेसिफाई कैसे करेंगे, उसका यूनिट यही तो होगा कि मीटर क्यूब, कितने मीटर क्यूब निकलेगा 1 सेकंड में। मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अगर आप ग्लास भरते हो पानी से, टैप से, या जग भरते हो, तो उससे मतलब क्या हुआ कि जग का या मग का या ग्लास का एक वॉल्यूम होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होगा ना। उस फिक्स्ड वॉल्यूम को भरने में आपको 1 सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा, तो तो हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम का एक लीटर भी यूनिट होता है कि लीटर पर सेकंड। अब देखो एक कन्वर्जन ये होता है ना, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स, ठीक है, लीटर्स। अब लीटर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ वॉल्यूम और मीटर क्यूब भी यूनिट ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है। ये तो बेटा इतना तो आपको जानना होगा। देखो ये तो फिक्स दिख ही रहा है कि यार वॉल्यूम है, 3D शेप्स आर वॉल्यूम ना। अब इसमें इधर मीटर आया, इधर मीटर आया और वर्टिकल में भी मीटर आ गया, तो मीटर क्यूब इज ए यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम पर यूनिट सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड। अब ये वॉल्यूम फ्लो रेट था। फ्लो रेट मतलब कि जो टैप से 1 सेकंड में कितना पानी निकला, राइट। ये मैंने बताया आपको। अब ये देखो, ये जो टैप से पानी निकल रहा है इसका वॉल्यूम फ्लो रेट पता चल गया। अब मीटर क्यूब पर सेकंड है, मीटर क्यूब पर सेकंड का डायमेंशन बताएंगे, तो मीटर क्यूब ऊपर L क्यूब, क्योंकि लेंथ में 3 था। देखो ये वॉल्यूम ही तो है, वॉल्यूम ऊपर आ गया, नीचे सेकंड, सेकंड क्या, सेकंड इज यूनिट ऑफ टाइम, तो टाइम का डायमेंशन T, कैपिटल T अंडर स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो T आ गया। अब देखो हम डिवीजन करते हैं तो नीचे वाली चीज को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो नेगेटिव पावर आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी भाई, yes, डिवीजन में जो थी, है ना। sir. तो इसी को ये भी तो लिख सकते हैं कि L क्यूब और ये वाला T की पावर -1, ठीक। अब इसको एक साथ लिख दें ब्रैकेट में, तो L3 T-1, ये हो गया ना डायमेंशन किसका, वॉल्यूम फ्लो रेट का, L3 T-1, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को ये बताओ कि ये टैप वैप को हटा देते हैं, ये बताओ कि L3 T-1 जो है इसमें कितने डायमेंशन है, L3 T-1, इसमें टोटल डायमेंशंस कितने हैं इस इक्वेशन में, इस डायमेंशनल फॉर्मूला में? 3 3 है। डायमेंशन। फिर बेटा L3 3, में भी थी, L3 जो वॉल्यूम का था उसमें भी 3 थे, इसमें T-1 की वजह से डायमेंशन बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ। घटेगा, क्यों, नेगेटिव घटेगा। साइन है इसलिए घट जाएगा क्या? और बढ़ेगा। ये बढ़ेगा सर। देखो देखो बेटा मैं बताता हूँ, क्या ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताओ। ये चीज टाइम पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही, वॉल्यूम फ्लो रेट यस सर। Yes, sir. कर रही है। तो डिपेंडेंस तो बढ़ रहा है ना, डिपेंडेंस तो बढ़ रहा है,
यस सर। भाई वॉल्यूम वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, है ना? किस ऑर्डर में वॉल्यूम लेंथ पे डिपेंड, किस ऑर्डर में कर रहा है? थर्ड ऑर्डर में। लेंथ टाइम्स लेंथ टाइम्स लेंथ, 3 बार लेंथ आया तो वॉल्यूम बना। तो वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है लेंथ पे थर्ड ऑर्डर में, तीन डायमेंशंस में। जैसे मैंने एरिया बताया था आपको ऐसे एक्स वाई में, कि एरिया जो है सॉरी, एरिया जो है वो 2 डायमेंशन में है। ऐसे ही अगर थर्ड डायमेंशन आएगा, जेड भी एक्सिस आ गया, तो फिर ये वॉल्यूम बनने लगेगा ना ऐसे। तो तो अगर वॉल्यूम है वो 3 डायमेंशन में डिपेंड कर रहा है, फिर साथ साथ में वॉल्यूम फ्लो रेट है वो टाइम पे भी एक डिपेंडेंस है। तो 3 डायमेंशन उसके लेंथ में है और 1 डायमेंशन उसका टाइम में है। तो टोटल डायमेंशंस टाइम कितने हुए? 4। 4। तो वॉल्यूम फ्लो रेट 4D चीज हो गई ना, 3D नहीं रही, 4D हो गई। यस सर। हो गई ना? अब देखो यही बात फोर्स के बारे में बताऊंगा, फिर आप लोग मेरे को आंसर बताओगे, या जिसको सीधा आंसर पता है डायरेक्टली बता दो, समझ आ गई बात तो। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? देखो, फोर्स है, फोर्स को हम बोलते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, राइट? है ना? तो टाइम पर। है ना? और चलो पहले एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायमेंशन निकाल लेते हैं, एक सेकंड फिर बताते हैं। चलो, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का एल होगा, यस। है ना? भाई लेंथ ही तो होगी डिस्प्लेसमेंट, और टाइम नीचे टी, इसको ले एल टी गए। माइनस हाँ, एल टी टी माइनस माइनस वन, 1। ठीक। तो एल टी माइनस वन आ गया, ठीक है। अब देखो, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का हमें पता चला कि सर एल टी माइनस वन है, और टाइम का तो एल हमें टी पता माइनस। ही है सर कि टी है। तो टी को एक बार फिर से ऊपर ले गए, तो क्या हुआ? एल टी माइनस वन इंटू, हाँ, टी माइनस वन, और पावर्स ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लीकेशन में, तो एल टी माइनस टू, 2। ठीक। तो हमें पता चल गया फाइनली, सब मिटा के एल टी माइनस टू लिख दूं, यस सर। है ना? लिख सकता हूँ। तो अभी हमें ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन का जो है डायमेंशन एल टी माइनस टू है, ठीक है। अब देखो, फोर्स की बात करते हैं। फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो अगर हम डायमेंशन लिखने लगे फोर्स के, तो मास का हो गया एक, टाइम्स डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि एल टी माइनस टू। माइनस अब 2 देखो, तो एम एल टी माइनस टू, माइनस। ये हो गया फोर्स का डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ आया? किसी को ये समझ नहीं आया तो हाथ ऊपर करो। सर आ गया समझ। आ गया? यस आ सर। गया, ठीक है। तो एम एल टी माइनस टू हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो, इसको एक और तरीका भी है, वो बता देता हूँ लिखने का। कई जगह आपको ये मिलेगा, एम जीरो एल जीरो, सॉरी 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 सॉरी, एम है ना, सॉरी सॉरी, ये मिलेगा एम वन एल वन टी माइनस टू। इसी को दूसरा तरीका भी लिखने का, कि ये जो फोर्स है, इसका मास पे डिपेंडेंस है एक एक डायरेक्शन में, मतलब एक डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन ऑफ मास। लेंथ का सिंगल डायमेंशन ऑफ लेंथ, और डबल डायमेंशन इन टाइम, यानी कि ये टाइम पे डबल डायमेंशन में। अब देखो, ये डबल डायमेंशन क्या होगा, उसको सोचो ऐसे, एक टाइम का एक्सिस है t1 और एक टाइम का एक्सिस t2 है, इसमें कुछ अलग सा मतलब वेरिएशन, मतलब कुछ ऐसा फंक्शन है जो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? ऐसे सोच लो। फिजिकली इसको समझा नहीं पाएंगे बेटा ऐसे, जैसे हमने ये समझाया। अब देखो, मास, एक बात बताओ, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए मास की जरूरत है क्या? वी नीड नॉट नो, मतलब हमें मास पता होना जरूरी नहीं है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए। बट अगर हमें एक्सेलरेशन गिवन है, तो फोर्स पता करने के लिए हमें मास का पता होना चाहिए। सिंपल है कि देयर हैज टू बी प्रेजेंस ऑफ मास, ठीक। अब देखो, मैं आपको बोलूं कि मेरे हाथ में एक बॉल है, ठीक है। तो अगर प्रेजेंस ऑफ बॉल इज नथिंग बट एम की डायमेंशन वन, मास की डायमेंशन वन। प्रेजेंस ऑफ बॉल, प्रेजेंस ऑफ मास, मतलब एम वन। एब्सेंस ऑफ बॉल मतलब एम हम 0। एम जीरो, कि कोई मास नहीं है तो एम जीरो, ठीक है। अगर मास है तो एम वन, इसके इंटरबीट इधर कुछ नहीं आएगा, एम टू भी कोई चीज नहीं होती। अगर मास है तो एम वन है, मास नहीं है तो एम। जैसे हमने वॉल्यूम में पढ़ा कि सर जीरो डायमेंशन है तो पॉइंट है, लीनियर डिपेंडेंस है तो एल वन है, एरिया पे है तो L2 है, और वॉल्यूम पे है तो L3 है। बट मास में ऐसा कुछ नहीं है ना, मास में तो आइदर मास विल बी देयर और मास इज नॉट देयर। तो मास में आपको यही मिलेगा, m0, दिस इज m0 बॉल, दिस इज m1 बॉल। अगर
M1 बॉल है तो वो एग्जिस्ट कर रही है, आपको दिख रही है। अगर ये M0 बॉल बोलूं तो बेटा मेरे हाथ में बॉल है बट इसका डायमेंशन M0 है, कुछ नहीं हुआ, है ना? समझ गए ना मास? तो यही चीज है। डायमेंशंस का मतलब है कि डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, और वही बातें देखो यहाँ पे थी कि एक दूसरे को डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, दे डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल पे डिपेंडेंट है तो है, नहीं है तो नहीं। मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, इफ इट इज प्रेजेंट इट इज M1, इफ इट इज एब्सेंट M0। किसी को समझ नहीं आया यहाँ तक? आ गया डाउट? सर। डाउट है तो पूछ लो। नो सर। नो सर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो बेटा, अब दो चीजें थी, हमने ये तो पढ़ ली। हाँ, किसी ने हैंड रेज किया क्या? ठीक। पहली चीज हमने पढ़ी फंडामेंटल क्वांटिटी, सात होती पढ़ ली सारी। डिराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल से डिराइव होती। अब तीसरा खेल बच गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का। व्हाट आर दे? व्हाट आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमने इनको अलग रखना पड़ गया, है ना? ठीक है, अब देखेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो ही होती हैं। द फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल, द सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल। इनके बारे में खास बात यह है कि दीज आर, किसी को पता है व्हाट आर दे? इनका डायमेंशन क्या होगा, किसी को याद है? ये हमारी डायमेंशन लेस होंगी, ठीक है, डायमेंशन लेस होंगी। डायमेंशन लेस मतलब अगर कोई बोले कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, सॉरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, M0 L0 T0, ठीक है, M0 L0 T0। अब देखो इसमें दो एरियाज हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल आपको पता है, इफ देयर इज ए टू एक्सिस प्लेन, राइट, प्लेन, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस। अगर हम इस प्लेन में एंगल मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एंगल हुआ प्लेन एंगल। जो भी हम एंगल के बारे में आज तक जानते हैं, डिग्री, रेडियन, एवरीथिंग, साइन थीटा, कोस थीटा, तो मोस्टली हम प्लेन एंगल की बात कर रहे होते हैं, राइट? ये हमने पढ़ा है कि प्लेन एंगल सर चार क्वाड्रेंट होते हैं, 0 डिग्री। सर रिपीट करो। क्या रिपीट करे बेटा? कौन बोला? कौन बोला? ये सप्लीमेंट्री रिपीट करें? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बेटा एंगल, एंगल्स होंगे ना, बस यही तो बताया कि एंगल्स होंगे और इनका डायमेंशन कुछ नहीं होगा। डायमेंशन मतलब 0 0 0, M0 L0 T0। ठीक है, एक बार मैं ये पढ़ा देता हूँ, फिर डाउट क्लियर करूंगा तो आप बताना क्या आपका डाउट है एग्जैक्टली। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, ये हमने पढ़ा है। और वी विल बी मेजरिंग एंगल्स फ्रॉम 0 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमारा थीटा हो गया। तो ये वाली जानकारी जो हमें आज तक पता है, साइन थीटा, कोस थीटा, ज्योमेट्रिकल एंगल्स, दैट इज ऑल अबाउट प्लेन एंगल्स। उसके दो यूनिट होंगे, ऐसा यूनिट इज रेडियंस, और एक दूसरा यूनिट होगा जिसको हम डिग्री बोलते हैं, साइन 30, साइन 45 डिग्री, तो वो डिग्री में होगा, राइट? कन्वर्जन हमें पता ही है कि भाई पाई इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 पाई जिसमें एक पूरा सर्कल कवर हो जाएगा वो होता है 360 डिग्री एंगल। ये बात है, ओके जी। अब बात आई कि सॉलिड एंगल क्या होता है सर। देखो, अगर हम एंगल को 3D में ले जाएं कि 3 डायमेंशन में एक एंगल होगा जो एग्जिस्ट करेगा, जैसे चने खाने वाला देखा है आपने, बस में, ट्रेन में, बहुत जगह पे बेचते हैं लोग, तो ये ऐसे होती है ना, एक कॉनिकल चीज, ये होती है, ठीक है, इसमें हम चने खा लेते हैं, राइट? तो अब देखो, ये एंगल है और ये 3D में चला गया, 3 डायमेंशन में, ठीक है, तो ऐसा कुछ एंगल होगा उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। देखो आपको फोटो में भी दिख रहा होगा कॉनिकल टाइप से ऐसा। और ये वेरी कैसे करेगा? दिस इज अ स्मॉल सॉलिड एंगल, क्योंकि इसका एरिया जो सबटेंडेड है ऑन द ये स्फीयर तो कम है। अगर इसी को बड़ा कर दें, ऐसे थोड़ा खोल दें, तो ये लार्जर एंगल हो गया, लार्जर वैल्यू, क्योंकि ये एरिया ज्यादा सबटेंडेड है। इस तरीके के एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल, और इसको 3D स्पेस की बात है, इसका ऐसा यूनिट स्टेरेडियन है। सॉलिड एंगल के बारे में बस हमें इतना ही जानना है कि दिस इज सॉलिड एंगल, ऐसा दिखता है, ऐसा यूनिट स्टेरेडियन, इसके अलावा कहीं आएगा नहीं है।
ठीक है बेटा। अब बताओ डाउट, अब तक जो पढ़ा है उसमें डाउट है, किसको डाउट था हैंड रेज करो बेटा, पूछ। फिर इससे अगला क्वेश्चन है, अगर नहीं आया तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक, चलो तो फिर ये क्वेश्चन, हाँ पूछो पूछो आकृति। सर मैं ओके बोल रही हूँ। अच्छा ओके बोल रहे हो, ठीक ठीक। हाँ तो देखो इसके डायमेंशन तो हमने कैलकुलेट कर ही लिए बेटा, एल था टाइम्स एल, तो ये एल स्क्वायर हो गया एरिया का। सिमिलरली वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड था, तो डायरेक्टली हमें यूनिट अगर पता है तो हम सीधा लिख देंगे कि एल टी माइनस वन। ये भी हमें पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो हम इसको सीधा भी लिख सकते T हैं minus 2। एल टी। ठीक है बेटा, फोर्स का भी हमें पता है एम एल टी माइन मास टेंशन एक्सेलरेशन, तो ऐसे ही हम निकालते चले जाएंगे। अच्छा अब इस स्लाइड पे एक और कर ही लेते हैं। एक बात बताओ, वर्क या पावर का, वर्क या एनर्जी का क्या होगा, वर्क के डायमेंशन क्या होंगे बताओ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स का क्या है एम एल टी माइनस टू, क्यों, एल टी माइनस टू इज फॉर एक्सेलरेशन टाइम्स मास, मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है, तो एम एल टी माइनस टू होगा फोर्स का। अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एल से, तो डिस्प्लेसमेंट का तो लेंथ होगा ना एल, तो वर्क का हुआ ML2 एम T एल minus टू 2। टी माइनस टू, एम वन एल टू। ये देखो ये आ गया, क्या एनर्जी का भी यही होगा, Yes, sir. Yes, sir. है ना, Yes sir। एनर्जी का भी यही होगा। अगर मैं इम्पल्स के बारे में बात करूं कि इम्पल्स का क्या होगा, इम्पल्स का बताओ। ML T minus 1। एम एल टी माइनस वन, देखो इम्पल्स क्या होता है, फोर्स Force इनटू to time। स्मॉल टाइम, है ना, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ एफ डी टी। तो अब देखो फोर्स का हमें पता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और ये डी टी, तो मास का क्या है एम एल टी माइनस टू, ये हो गया फोर्स, इंटू टी कर दिया डी टी का टी, तो टी का माइनस टू था उसमें प्लस वन किया, पावर एड हुई, तो एम वन एल वन टी माइनस वन, ये हो गया इम्पल्स का। मोमेंटम का क्या होगा, मोमेंटम होता है पी इक्वल्स टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो ये तो सीधा ही दिख रहा है कि मास का एम और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, तो एम वन ML एल T वन minus टी 1। माइनस वन। तो देखो फोर्स के, सॉरी इम्पल्स के और मोमेंटम के डायमेंशन सेम है ना, है ना, Yes sir। और वर्क और एनर्जी के सेम है, वर्क और एनर्जी, वर्क के थे एम एल टू टी माइनस टू और एनर्जी के भी एम एल टू टी माइनस टू, तो ये सेम है। इसलिए हमारी एक थ्योरम होती है ना वर्क एनर्जी थ्योरम, और इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल होता है। देखो ये चीज ध्यान रखना, अगला जो चीज पढ़ाऊंगा उसमें याद आएगा। ठीक, ये हमने निकाल लिए थे बेटा, ये हो गया ये हो गया, ठीक। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, जब आपका 11th का थोड़ा बहुत तो कवर हो ही गया है सिलेबस मोस्टली। इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, ठीक है, उसमें हम क्या इक्वेट करते हैं कि इम्पल्स से इक्वेट कर देंगे मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, राइट। और एक चीज होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, उसमें क्या करते हैं वर्क और एनर्जी दोनों को इक्वेट करके इक्वेशन कर आंसर निकाल के चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वी कैन ऐड वर्क इनटू एनर्जी और वी कैन ऐड इम्पल्स इनटू मोमेंटम। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज may be added together or subtracted from one another only if they have same dimensions। ठीक है, अगर सेम डायमेंशंस हैं तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। तो फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज सेम डायमेंशन इज द की, सेम डायमेंशन होना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता हूं आपको, 1 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम क्या होगा बताओ। 4 kilogram. 4 4 किलोग्राम। किलोग्राम। सबको सबको है ना, सबको ओके है ना ये कि 4 किलोग्राम होगा। ठीक है, यस। 3 मीटर्स प्लस 1.5 मीटर्स बताओ। 4 4.5। 4.5 मीटर। 1 सेकेंड प्लस 3 मीटर्स बताओ।
बताओ, चुप क्यों हो गए? सिंपल सा तो है यार, 1 सेकेंड 3 मीटर, कुछ टफ भी नहीं दिया आंसर। तो इसके सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन है, मीटर में ऐड नहीं कर सकते सेकंड को। क्यों? क्यों? अंदर से तो हमें पता ही है कि यार नहीं हो सकता ऐसा। क्यों क्यों नहीं हो सकता? आई कैन नॉट ऐड वॉल्यूम इनटू लेंथ, आई कैन नॉट ऐड वेट इनटू लेंथ, है ना? या टाइम में मैं मीटर ऐड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दे आर एंटायरली डिफरेंट डायमेंशंस, यस बिकॉज दे सर। आर एंटायरली डिफरेंट डायमेंशंस। यहाँ पे लेंथ के डायमेंशन थे और टाइम का डायमेंशन बिल्कुल अलग था। तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, जब हम 3D स्पेस बनाते हैं, 3D स्पेस मतलब एक्स वाई और जेड, यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको। एक सेकंड, यहाँ, अरे यार सब पे लिखा, हाँ, ये 3 डायमेंशन अगर हम स्पेस, अरे यार यहाँ पे लिख दिया है क्या? यहाँ पे ठीक है। अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस बनाते हैं, राइट, ये ठीक है, ये एक्स हुआ हमारा, ये वाई हुआ और ये जेड हुआ, ठीक है। अब जो एक्स में वैल्यूज आएंगी, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यूज इन वाई, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यूज इन जेड। ये मिनिमम रिक्वायर्ड डायमेंशंस थे किसी 3 डायमेंशनल स्पेस को दिखाने के लिए, राइट। क्या आप बोल सकते हो अगर मैं एक फोर्थ एक्सिस ऐड कर दूं इसी 3D स्पेस को दिखाने के लिए, तो ये एक्स्ट्रा ही रहेगा ना, ये रिडंडेंट एक्सिस रहेगा। ये एक्सिस पे जो भी रीडिंग्स आएंगी दे विल बी डिपेंडेंट ऑन आइदर ऑफ द 2 एक्सिस और द रिमेनिंग और द 3 एक्सिस। मान सकते हैं ना? देखो बेटा, 3D स्पेस में मैं अगर आपको इमेजिन कराऊं तो वो, एक सेकंड मेरे को, अपना रूम है, आप जहाँ पे बैठे हो उसका ऐसा कोना सर्च करो, चाहे तो दीवार के साइड जिसमें छत इंक्लूडेड हो और दो दो जो बिल्कुल एज है। आपका रूम एक क्यूबॉइड की शेप में होगा ना, उसका जो कोना है उस पे ध्यान दो एक बार। तो वहां पे फील करो कि वहां पे कुछ ऐसा कोना बन रखा होगा, ये ऐसा, ठीक है, ठीक है ना? ये आपकी सीलिंग है इसके ऊपर, और ये एक दीवार है, ये दूसरी दीवार है। अब सोचो कि यहां से एक लाइन लेके मैं इसको इधर लेके आता हूँ फर्श पे अपोजिट कॉर्नर, ठीक है। तो अगर मैं आपको, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू दे दूं यहाँ पे, तो अगर ये फोर्थ एक्सिस है, इसको मैं मान लो एक्स वाई जेड और या बीटा एक्सिस बोल दूं, बीटा एक्सिस। तो इस बीटा एक्सिस पे ये पॉइंट है, मानो ये पॉइंट है, यहाँ रख लिया। तो ये पॉइंट है, इसके ऊपर जो रीडिंग आएगी बीटा एक्सिस पे वो डिपेंडेंट होगी ना एक्स वाई जेड पे, इंडिपेंडेंट तो नहीं रहेगी ना। चलो छोड़ो इसको, ये दिमाग खराब ही होएगा इससे, तक काम की नहीं है। मैं ये बताता हूँ, चलो ये आपको समझ आया था कि 3 इंडिपेंडेंट एक्सिस है, इतना समझते हो ना? लेंथ में 3 इंडिपेंडेंट एक्सिस है टू डिफाइन अ 3D स्पेस, इतना समझ रहे हो ना? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो इसको कम्प्लेक्स नहीं करते हैं ना, ज्यादा कम्प्लेक्स करने से चीजें बिगड़ जाती हैं, फिर ध्यान भी नहीं रखता और इंटरेस्ट भी चला जाता है। तो 3 डायमेंशन में 3 इंडिपेंडेंट एक्सिस है, ये समझते हो? तो मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सिस कितने हुए? 3, ये याद रखो। और अगर उससे ज्यादा 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर 3 से ज्यादा एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो एनी ऑफ द रिमेनिंग एक्सिस विल बी रिडंडेंट, यानी हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो फालतू ही रहेगा, ठीक है। तो ये बात है, बस रख लो, समझ आ जाएगी जैसे हम ये क्वेश्चंस करेंगे या और कहीं पे आपको एकदम से समझ आ जाएगी ये चीज, ठीक। तो अभी के लिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब अब देखो, क्योंकि ये एंटायरली डिफरेंट एक्सिस थे तो इंडिपेंडेंट थे। अगर आपको ऐड करना है चीजों को, देखो नंबर लाइन पे हम मूव करते थे ना बेटा, ये चीज ध्यान रखो, नंबर लाइन है ना, 0, ये प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में गए और यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में गए, -1 -2 1 2। ये आपको याद आएगा, देखो पहले हम लोग ऐड कर रहे होते, एडिशन सब्ट्रैक्शन जब हमने स्टार्टिंग में सीखा होगा तो हमने जंपिंग जैक मेथड पढ़ा होगा ना, कि बेटा आपको 0 थे, आपको दो दो टॉफी दी गई तो आप कहाँ पहुंचे? सर 1, सर 2, 2 जंप, सर अब मेरे पास दो टॉफी है। फिर मैंने कहा कि बेटा आप उनमें से एक ले ली तो कितनी हुई? फिर आप नेगेटिव में जाओगे, सर एक जंप किया, सर अभी मेरे पास एक है। ये समझ रहे हो ना कि और नंबर लाइन हम कैसे मूव करते हैं, ठीक। तो इसको ऐसे ही समझो कि मैंने 3 मीटर जब आपको दिया, जब मैंने आपको 3 मीटर दिया, तो 3 मीटर तो यहाँ थे। फिर मैंने आपको बोला कि बेटा 3 मीटर तो ये है, ये, फिर उसमें
1.5 मीटर और ऐड कर दूं तो आप चले गए इधर, क्योंकि आप उसी एक्सिस पे काम कर रहे थे, मीटर वाले एक्सिस पे, राइट। तो आप एक आंसर निकाल पाए क्योंकि आप जंप करके एक नई लोकेशन पे जा पाए जो कि 4.5 थी, 4.5 थी जिसकी वैल्यू, राइट। बट मैं आपको बोल रहा हूँ आप इसी एक्सिस पे थे, ये वाला एक्सिस था, इसमें 0 यहाँ था, 1 2 3। अब मैं आपको बोलता हूँ बेटा कि जंप करो, उसमें 1 सेकंड ऐड कर दो। अब इस एक्सिस पे सेकंड है ही नहीं भाई, इस एक्सिस पे तो सेकंड की बात ही नहीं है, ये तो मीटर का एक्सिस है। अगर आपको सेकंड ऐड करना है तो आपको कुछ ऐसा करना होगा कि सर मैं एक और वर्टिकल एक्सिस ले रहा हूँ जो इससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और ये सेकंड वाला एक्सिस है, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ, इसमें 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड। तो अगर मैं बोलूँ कि आप बेटा यहाँ 3 मीटर में 1 सेकंड ऐड करो, तो अब आप ऐड कर सकते हो, आपको पता है कि इधर जाना है जंप करके, या तो ये वाली बात होगी। फिर इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा 1 सेकंड 3 मीटर। ऐसे ही तो बोलते हैं एक्स वाई में, याद आया कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर दें, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे देंगे, इसका जैसे ये एक्सिस में होता है तो वो यही देते हैं ना, पहले एक्स वाला बताते हैं 3 1, तो यही हुआ ना 3 1, ऐसे ही लिखते थे मैथ में, ज्योमेट्री में। यस सर। Yes, sir. 3 1 लिखते थे ना, क्यों? क्योंकि बेटा एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे के कंप्लीटली इंडिपेंडेंट थे, तो उन Yes, दोनों को sir. एक साथ ऐड करके लिखना नॉट पॉसिबल, बट उनको अलग अलग करके स्पेसिफाई किया जा सकता है। तो यही लिख दिया कि सर सेकंड एक्सिस पे, सेकंड्स का जो एक्सिस था यानी टाइम का जो एक्सिस था उस पे मैं 1 पे हूँ, 1 सेकंड पे, और जो मीटर का एक्सिस था उस पे मैं 3 पे हूँ। तो वही चीज लिखने का यही तरीका हो गया, ऐसे लिख दिया 1 सेकंड कोमा 3 मीटर। या फिर हम एक्स वाई चीजें जैसे स्पेसिफाई करते थे तो x1 0, जैसे ओरिजिन की हमने बात करी थी विज्ञान की उत्पत्ति में, तो आप लोगों ने बताया था स्टार्टिंग पॉइंट, तो 0 0 0 0 इज ए स्टार्टिंग पॉइंट। क्यों? दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस है, तो उन दोनों का जो मिल रहा है ये वाला पॉइंट, ये 0 0 है, राइट। समझे? Yes, कुछ sir. कुछ 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 Yes, समझ sir. आया कि इंडिपेंडेंट एक्सिस होती है उन सब पे अपन जंप करते हैं, तो आया समझ, ठीक है। ये चीजें धीरे धीरे सब समझ आ जाएंगी, तो अभी के लिए सुन लिया। अब मेन बात थी, क्रक्स ये था कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज ओनली पॉसिबल इफ दे हैव सेम डायमेंशंस। ठीक, अगर सेम डायमेंशन नहीं होंगे तो हम उसको अलग अलग करके लिख देंगे ऐसे। ये इस टाइप का क्वेश्चन ना आया है ना आएगा, ना किसी ने पूछा है ना पूछेगा, बट ये आएगा कि एडिशन है कि नहीं है, और इससे आगे एक दो क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओ तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये अलग अलग डायमेंशन है इसलिए दिक्कत आई, राइट। चलो जी, अब देखो ये बोलता है कि डायमेंशनल होमोजेनिटी को टेस्ट करो। डायमेंशनल होमोजेनिटी मतलब कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज ओनली पॉसिबल इफ दे हैव सेम डायमेंशन। ठीक, तो अगर ये डायमेंशनली होमोजेनियस इक्वेशन हुई, यानी कि इफ इट दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, तो इसके हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। यही तो बोल रहा है, फिजिकल क्वांटिटीज में बी एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्टेड इफ दे हैव सेम डायमेंशन। तो यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हो ही रहा है ना, ये ऐड हो रही है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इससे क्या डायमेंशन होमोजेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से बात आई निकल के कि सर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशंस ऑफ ut शुड बी इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ हाफ at स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है जिसको हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक, चलो जी, अब एक एक इक्वेशन को लिख लेते हैं, एक एक इसके टर्म्स को लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, s माइनस यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। किसी को कोई एतराज है इस पे, इस बात पे ऑब्जेक्शन? No, sir. नहीं, बस यही किया, इक्वल टू साइन से जंप करा के दूसरे साइड ले गया टर्म्स को और नेगेटिव साइन लगा दिया, यही होता है। ठीक है, अब देखो ये पहली टर्म, ये इस इक्वेशन की दूसरी टर्म, और ये इक्वेशन की तीसरी टर्म, राइट। अब हम डायमेंशंस निकालेंगे एक एक करके हर एक टर्म का। तो बेटा फर्स्ट टर्म का क्या डायमेंशन है इस इक्वेशन में, एस क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट टर्म हुई एस, इसका डायमेंशन क्या होगा बताओ? L. एल, ठीक है, एल, किसी को दिक्कत नहीं? ठीक है ना, चलो सेकंड का, सेकंड इज यू टी, यू इज वेलोसिटी, टी इज टाइम, तो वेलोसिटी टाइम्स टाइम, उसका डायमेंशन बताओ? एल टी माइनस वन टाइम्स टी,
सही है? सही है क्या सर भाई? LT-1 तो अभी हमने निकाला था, देखो वेलोसिटी का इधर निकाला था ना, मीटर पर यस सर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड मतलब LT-1। तो वेलोसिटी का डायमेंशन था, उसको मल्टीप्लाई किससे किया? वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर रखा है, और टाइम का तो टाइम ही रहेगा t। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? L1 T0, यानी कि सिर्फ L। इसका मतलब यही हुआ भाई, टाइम का -1 और 1 ऐड हो गया तो 0 हो गया, तो L बच गया। तो सेकंड टर्म का डायमेंशन भी L ही है। अब बात आई थर्ड की, थर्ड टर्म का। तो थर्ड टर्म है हाफ AT²। ठीक है, अब हाफ AT² है तो कांस्टेंट वैल्यू है, मान लो 1.2 है या 0 है या कोई और भी कांस्टेंट है, तो उसका डायमेंशन होगा क्या? नो सर नो सर। नहीं होगा। ये इसी कैटेगरी में आएंगे बेटा, जो हमने सप्लीमेंट्री थे ना, जैसे एंगल्स हैं, एंगल्स आर डायमेंशनलेस। सिमिलरली कांस्टेंट्स आर आल्सो लेस डायमेंशनलेस। सिमिलरली पावर्स आर आल्सो डायमेंशनलेस। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो x² लिखा मैंने, तो ये जो ऊपर पावर है डायमेंशनलेस है। अगर मैंने लिख दिया x की पावर अल्फा बीटा, तो जो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट है ना, वो भी डायमेंशनलेस होगा। ये आप रूल ऑफ थंब ले लो, ये होगा ही होगा। ये दीज कैन बी स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर अप्रोचिंग द प्रॉब्लम्स। तो डायमेंशन constants are also dimensionless, powers are also dimensionless, और supplementary quantities तो है वो भी dimensionless है। ये चीजें ध्यान रखो, मैंने इसमें इंक्लूड भी कर रखी है इन सॉल्यूशंस, तो आपको नोट्स मिलेंगे, वहां पढ़ लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ थे हम। ठीक है, तो इसको हटा दें, ये डायमेंशनलेस है तो इसका कोई रोल है नहीं इसके डायमेंशन फाइंड आउट करने में, तो इसको मैं मिटा ही देता हूँ। अब हमें फाइंड आउट करने डायमेंशन ऑफ AT²। एक्सेलरेशन का क्या था? LT-2, याद है, भूल गए? यस सर यस सर। सर और टाइम है, टाइम का t की पावर 2, LT² है ना, T2। तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहे तो -2 और 2 ऐड होके 0 हो गए, तो क्या बचा फाइनल डायमेंशन? एल। एल एल तो देखो, फर्स्ट टर्म का भी L है, सेकंड का भी L है, और थर्ड का भी L है। तो क्या ये डायमेंशनली होमोजेनियस इक्वेशन हुई? यस सर हुई ना? यस देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेटिस्फाई हुआ। क्यों? क्योंकि इसके सारे के सारे डायमेंशन, सारे के सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम। और यही तो बोल रहा है प्रिंसिपल, कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो डायमेंशन शुड बी सेम, सेम है ना? टाइम सेम डायमेंशन है, तो अगर सेम डायमेंशन है तो बात सही है कि भैया फिर तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारा टेस्ट पास हुआ कि फेल हुआ? पास हो गया। पास यस सर पास हो गया, ठीक है। चलो देख लो, यही सॉल्यूशन डाल रखा है, तो ठीक है ना, हो गई पास। अब सॉरी, अब देखो, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, क्या ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है? फिजिकली मतलब कि फिजिकल वर्ल्ड की किसी पर्टिकुलर फिनोमिना को ये इक्वेशन एक्सप्लेन करती है? करती है भाई, तुम लोगों ने यूज करा है इसको, ग्रेविटेशन में भी यूज किया है, यही तो डिस्कस कर रहे थे, किया था है ना? H इक्वल्स टू यस UT प्लस हाफ GT², है ना? ग्रेविटेशन में इस तरीके से और काइनेमेटिक्स में इस तरीके से। अब देखो, कुछ ना कुछ चीजें हम लोग कैलकुलेट करते आ रहे हैं, वेलोसिटीज कैलकुलेट की हमने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट किया, तो ये फिजिकल वर्ल्ड में कोरिलेट करती है, तभी तो हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, इसी इक्वेशन का एक दूसरा वर्जन दिखाता हूँ। ये जो जो इक्वेशन अभी डिस्प्ले पे लिखी हुई है, ये इक्वेशन डायमेंशनली भी करेक्ट है और फिजिकली भी करेक्ट है, बट एक इक्वेशन और लिखूंगा, फिर वो आप बताएं। S इक्वल टू UT प्लस AT², ये बताओ, ये डायमेंशनली करेक्ट होगी? यस सर होगी बेटा, यस क्योंकि S के डायमेंशन हमें पता है L है, UT के भी हमें पता है L है, और AT² का भी हमें पता है L है, ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक, बट ये फिजिकली करेक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो हाफ था, 1/2 था, वो रिमूव कर दिया गया है। तो यानी जब हम इससे कैलकुलेशंस करने लगेंगे तो हमारी जो रीडिंग्स आएंगी S की या हाइट की, वो गलत आएंगी। H या H की वैल्यू या S की वैल्यू जो कैलकुलेटर रहेगी वो गलत आएंगी।
जो हमारा फिजिकल फिनोमिना एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा होगा उससे ये मैच नहीं करेंगी। इफ वी विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यूज यूजिंग दिस मॉडिफाइड, तो फिर क्या हुआ, तो हमें एक नई चीज पता चली कि फॉर एनी इक्वेशन टू बी फिजिकली करेक्ट उसकी पहली प्रायोरिटी यानी उसकी एक फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट तो है कि वो होमोजेनियसली करेक्ट होनी चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो करती होनी चाहिए, यानी डायमेंशनली होमोजेनियस होनी चाहिए। तो ये उसकी नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, नेसेसरी तो है बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग, केवल डायमेंशनली करेक्ट होने भर से इक्वेशन सही नहीं हो जाएगी, बट अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट होगी तो उसको डायमेंशनली करेक्ट होना पड़ेगा। समझ गए बेटा? ठीक है। Yes, sir. जब लिमिटेशंस बताऊंगा ना इसके डायमेंशनल एनालिसिस के, तो वहां पे ही आपको ये बात याद आएगी, इसलिए यहीं पे बता दिया, फिर वहां पे बस बोलेंगे, नहीं समझ आया तो बताएंगे। ठीक है, चलो। अब प्रीफिक्सेस के बारे में पता होगा ये तो, है ना, कि अगर मैं मानो ग्राम लिख देता हूँ, ग्राम, तो उस ग्राम के आगे मैं बहुत सारी चीजें फिक्स कर सकता हूँ, यानी कि उससे पहले प्री फिक्स, राइट? क्या फिक्स कर सकता हूँ बताओ? किलोग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, सुना है ना सबने, Yes. है ना? तो प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू चेंज आवर स्केल। हम किस स्केल पे बात करें? देखो ग्राम इज द ऐसा यूनिट, है ना, किलोग्राम सॉरी, हो गया ना, बट उसको हम वेरी कर सकते हैं यूजिंग द प्रीफिक्सेस। अगर डिक्रीज करना है मैग्नीट्यूड को तो हम उसको नेगेटिव पावर्स में ले जाएंगे, यानी कि ऐसे डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेगेटिव पावर में डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। अगर हमें मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करना है देन वी विल बी मूविंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव पावर्स। देखो इसमें इंपॉर्टेंट ये तो आपने सुना होगा, किलो होता है यानी 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा ये भी सुना होगा, फिर उसके बाद सेंटीमीटर, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम। ये चीजें इसको याद रखना इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो रिक्वायर्ड होंगी वो बार बार कैलकुलेशंस में आती रहेंगी और आपको याद हो जाएंगी। ठीक, चलो अब ये क्वेश्चन है, ये अटेम्प्ट करेंगे फिर आज की क्लास खत्म करें। चलो करो बेटा, जो आज लर्न किया उसी पे बेस्ड है, सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, जिसका हो जाएगा हैंड रेज करना, आधा भी हो जाए तो हैंड रेज करना, और हो जाए तो आंसर अभी मत बताना, थोड़ा मैं पूछूं तो, राइट? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो। जिसका हो जाए हैंड रेज करना। कुछ स्टूडेंट पतली गली से निकल रहे हैं अभी कि सर टाइम तो हो गया, सर धूप का क्वेश्चन पूछेंगे तो निकल लेते हैं। एक साथ पूछेंगे बेटा, हैंड रेज करके रखिएगा जिन जिन का हो जाए। डायमेंशन कंसेप्ट ऑफ होमोजेनिटी के अलावा कुछ नहीं लगेगा इसमें, सिंपल वही है, वही लगेगा। ये अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो मतलब हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए बस। अल्फा का तो सीधा आंसर दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है सीधा, बहुत बच्चों को दिख भी रहा होगा, बाकी बीटा को निकालना है, निकालो। अगर किसी का अल्फा भी निकल रहा है और बीटा नहीं निकल पा रहा तो भी हैंड रेज कर लेंगे।
हाथ खड़े करो भाई, तुमसे पहले वाले बैच में 17 बच्चों ने आंसर दिया था इस क्वेश्चन का। सब लोग लगे रहो। कुछ बच्चों से मुझे एक्सपेक्टेशन भी है यार, जो पार्टिसिपेट करते हो एटलीस्ट वो लोग तो दो। अगर नहीं होता तो टेंशन भी नहीं लेनी है, ये कराएंगे उसके बाद सिमिलर टाइप ऑफ 2 क्वेश्चन कल क्लास स्टार्ट होते ही कराएंगे, तो उस टाइम आप कर लो। ठीक है, 20 सेकंड बाद डिस्कस करेंगे। करें क्या, डिस्कस करें या अटेम्प्ट कर रहे हो? कौन कौन अटेम्प्ट कर रहा है, कौन कौन लगा हुआ है कैलकुलेशन में? ठीक है, करते रहो बेटा, 20 सेकंड बाद और डिस्कस करें। साक्षी आप कर रहे हो? अब लोग सो गए लग रहा है। नो सर, कर रहे हैं। अच्छा मैं अटेम्प्ट करूँ? ठीक है, मैं तो करूंगा ही। ठीक है, जिन जिन का कोई भी आंसर आ गया अल्फा या बीटा का, तो वो हैंड रेज कर लें, चाहे फाइनल आंसर तक ना पहुंचे। ठीक, चलो ठीक है बेटा। बात थी कि होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं अगर दोबारा लिखूं, v इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा टी। अब देखो इसमें जो पहला पार्ट है, देखो पहले ये देख लेते हैं दोबारा से। The magnitude of physical quantities may be added together or subtracted from one another only if they have फिजिकल क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी किया जा सकता है तब उनका डायमेंशंस सेम, राइट। चलो, बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम चलेंगे अब अपने क्वेश्चन, राइट। अब इसमें पहला जो टर्म था उसको यहीं रख के बाकी दो टर्म्स को लेफ्ट साइड ले आता हूं मैं, इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया तो आपको दिखने लगा कि जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है वो दो के बीच में नहीं, तीनों के बीच में है। तो अब बताओ, ये तो वेलोसिटी है, ये अल्फा है, ये बीटा टी है। तो क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये नहीं कह रहा है कि अगर वेलोसिटी में कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब उसका डायमेंशन भी वेलोसिटी के डायमेंशन जैसा ही होगा, है ना? सुनो, तो अल्फा का डायमेंशन तो सीधा सीधा पता चल गया, क्योंकि वी आर एडिंग, वी आर सब्ट्रैक्टिंग अल्फा फ्रॉम वेलोसिटी। तो द प्रिंसिपल इटसेल्फ सेज दैट कि भैया अल्फा का जो डायमेंशन है वो तो वही होगा जो वेलोसिटी का डायमेंशन है। तो वेलोसिटी का तो हमने देखा एल टी माइनस वन था। तो इससे क्या बात आई निकल के कि भैया अल्फा का भी डायमेंशन एल टी माइनस वन ही होगा। क्यों? क्योंकि वी आर सब्ट्रैक्टिंग अल्फा फ्रॉम वेलोसिटी, तो हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो वेलोसिटी का हमें पता है, स्टार्टिंग पॉइंट में क्या कि सर दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी में कुछ भी घटाओगे या जोड़ोगे तो उसका भी डायमेंशन हैज टू बी दैट ऑफ द वेलोसिटी, कि उसका भी डायमेंशन वेलोसिटी जैसा ही होना चाहिए, राइट। तो अल्फा तो बेटा सीधा सीधा पता चल गया कि सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ वेलोसिटी, यानी एल टी माइनस। तो ये तो सीधा दिख रहा था, आधे सेकंड का काम था। वंस यू विल बी गेटिंग मोर प्रैक्टिस इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तो आपको सीधा दिखेगा कि अल्फा इज एल टी माइनस वन। अगर ये पता चला तो बी और सी ऑप्शन का तो खेल वहीं खत्म। क्यों? क्योंकि इनमें एल टी माइनस टू बोल रहा है और एल टू टी माइनस वन बोल रहा है, दोनों गए। अब ए और डी की लड़ाई है, ठीक है। वो हम कैसे खत्म करेंगे कि बीटा टी। अब हमें ये भी पता है कि बीटा टी को भी हम वेलोसिटी से ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बीटा टी का डायमेंशन भी सेम होगा एज दैट ऑफ वेलोसिटी, ठीक। तो बीटा टी का डायमेंशन विल बी एल टी माइनस वन, ठीक है। यानी बीटा इंटू टी, ये क्या होगा? एल टी माइनस वन।
क्यों? क्योंकि ये वाले टी का डायमेंशन टी होगा, है ना, जो बीटा के साथ टी है उसका डायमेंशन तो टी होगा। अब देखो, अगर ये वाले टी को मैं नीचे ले आऊंगा एल टी माइनस वन के नीचे, तो हमें डायमेंशन मिल जाएंगे ना बीटा के। देखो, तो बीटा के डायमेंशन के लिए मैं करूंगा ऊपर एल टी माइनस वन और नीचे ये वाला दूसरे वाला टी, राइट। अब ये टी नीचे है तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में चला जाएगा, एक पावर और इंक्रीज हो जाएगी नेगेटिव में। तो बीटा के डायमेंशन हमारे पास आए नथिंग बट एल टी माइनस टू। ठीक है, यस सर। तो यस मतलब क्या सर। हुआ, तो बीटा इज एल टी माइनस टू, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया ना हमारा। यस ठीक है, सर। और देखो ये Yes, sir. छुपी छुपी सी इक्वेशन थी, हमें दिख नहीं रही थी, ये इक्वेशन वही तो है यार, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी तो है, ए को अल्फा कर दिया बस, और क्या किया, u को अल्फा कर दिया, b को बीटा का, सॉरी ये है ना v इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा टी, तो यहाँ पे u को अल्फा लिख दिया और a को बीटा लिख दिया, इक्वेशन तो वही है, उसको छुपा दिया थोड़ा सा। अगर ऐसे दिख रहा है तो आपको देखो बस ये हो गया, कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ वही चीज है, फिजिकली भी करेक्ट है। अगर नहीं होता है तो सिंपल देखो, ये सॉल्यूशन मैंने उसी तरीके से यहाँ लिख भी दिया है, अल्फा इक्वल्स टू एल टी माइनस वन बीटा टाइम्स टी डायमेंशन ऑफ बीटा, सॉरी ये बेटा इसको ऐसे करते हैं, भूल गया था मैं ये, अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। तो ये थोड़ा लिखते टाइम भी करेक्ट हो जाएगा, ताकि कोई देखे, अगर थ्योरी में लिख के आओ तो देखे कि हाँ भाई पढ़ लिख के आया बच्चा, सही से लिख रहा है, राइट। ठीक है, तो बीटा टी को डिवाइड किया नीचे तो एल टी माइनस वन हो गया, तो ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब इसी टाइप के दो क्वेश्चन और कराएंगे, लेकिन अभी टाइम हो गया है तो हम लोग अभी ड्रॉप कर सकते हैं, जिन जिन को अभी तक में डाउट है वो स्टे करेंगे बेटा, बाकी सब लोग ड्रॉप करके सो सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, और पढ़ना है पढ़ सकते हैं, राइट। अभी क्लास खत्म है आज की। रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर देता हूँ।